Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss burn storm approach. इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस अप्रोच की क्या हिस्ट्री है, क्या अजम्पशंस हैं, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस अप्रोच की सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, वो हैं बेसिक क्लैम्प साइनर्जी, टोनिक रिफ्लेक्सेस एंड एसोसिएटेड रिस्पॉन्स। यानी इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर ये अप्रोच लाई करती है। उसके बाद हम जो है वो रिकवरी स्टेजेस को स्टडी करेंगे कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है तो उसके अंदर किस तरह रिकवरी होती है, और स्पीड टेस्ट को देखेंगे। देन कुछ इस अप्रोच के प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, उनको एंड लास्ट में हम जो है वो इस अप्रोच के बेनिफिट्स या यूज़ को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दुआ मैं शेयर करना चाहती हूँ, दुआ फॉर सीकिंग द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कीमती चीज़ है कि अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो तो अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो इंसान कंप्लीट अपने आप को फ़ील करता है, कंटेंट, शुक्रगुज़ार और सुकून पुरसुकून होता है। यानी कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो हिदायत और मोहब्बत अल्लाह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि मांगने से मिलती हैं। दुनिया जो है वो बग़ैर मांगे भी मिल जाती है इंसान को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो अभी अभी पैदा हुआ है और उसके वालिदैन के पास सब कुछ है, बहुत ज़्यादा जायदादें वगैरह, और वो अकलौता वारिस है। तो पैदा होते ही सारी चीज़ें उसकी किस्मत में आ गई, उसने तो ख़ुद कोई मेहनत नहीं की। तो दुनिया ऐसी चीज़ है जो किस्मत के मुताबिक इंसान को मिल जाती है। फिर दुनिया तो फ़िरौन के पास भी थी, और दुनिया जिसकी एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने दी है कि क्या है, दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। यानी कि हदीस में आते हैं ना कि अगर दुनिया की इम्पोर्टेंस एक मच्छर के पर के भी बराबर होती है अल्लाह की नज़र में, तो अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहीं पे रेस हो रही हो और बताया जाए कि इस रेस का जो विनर है उसको मिलेगा मच्छर का पर, तो क्या हम उस रेस में हिस्सा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस दुनिया की भी यही इम्पोर्टेंस है। अगर हम जो है वो समझें तो हमने इस दुनिया के पीछे नहीं भागना, हमने इस दुनिया को टूल बनाना है जन्नत कमाने के लिए। और दुनिया इंसान इस्तेमाल करे, दुनिया इंसान के हाथ में हो लेकिन दिल में ना हो, दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। और दिल में हमने किसको जगह देनी है? अल्लाह ताला की मोहब्बत को। क्योंकि एक दिल है, इस दिल में एक ही चीज़ रह सकती है, या तो अल्लाह की मोहब्बत रह सकती है या दुनिया की मोहब्बत रह सकती है। या तो गुनाह रहेंगे या जो है वो नेकियां रहेंगी, या सुन्नतें होंगी या बिदअतें होंगी। तो हमने इस दिल को पाक करना है ताकि इसमें अल्लाह की मोहब्बत आ सके। जैसे कि हमने सूरह सजदा में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमाया था कि हर इंसान का एक हिस्सा था हिदायत का, लेकिन उसने मांगा ही नहीं तो उसको मिला ही नहीं। तो हमने अपने हिदायत को भी अल्लाह से तलब करना है और अल्लाह की मोहब्बत को भी, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत से हमें जन्नत मिलेगी। और जन्नत इतनी कीमती चीज़ है कि एक स्ट्रिप की भी जो जगह होगी ना जन्नत में, जस्ट स्ट्रिप की जगह, वो भी इस पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छी और कीमती होगी। तो अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में तभी डेवलप होगी जब हम पहचानते होंगे अल्लाह को ऐसे जैसे कि पहचानने का हक़ है। अगर हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हमें उससे तभी मोहब्बत होती है जब हमें उसके बारे में पता चलता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है कि वो है क्या, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उससे मोहब्बत करें। तो अल्लाह ताला का भी यही है कि हम जब कुरान को पढ़ेंगे, देखेंगे, अल्लाह ताला की हदीसों को, कुरान को स्टडी करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लें जिससे वो इंसान भी हमसे मोहब्बत करे। तो अल्लाह ताला से अगर हमें मोहब्बत चाहिए कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करे, तो हमें वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो कि अल्लाह को पसंद है, जो कि कुरान में आता है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो कि अपने आप को पाक साफ़ रखते हैं, अपना तज़किया करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं, अल तव्वाबीन होते हैं, अल मुतवक्किलीन होते हैं, कि अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, अल्लाह के ऊपर सब चीज़ें अपनी सुपुर्द कर देते हैं। अल-मुत्तकीन होते हैं, यानी अल्लाह से डरते हैं, खौफ रखते हैं। अल-मुहसिनीन होते हैं, आगे बढ़कर नेकियां करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बेयर मिनिमम लेवल पे रहते हैं, अपने से फ़राइज़ अदा करें, नहीं, बल्कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए हर तरह की नेकियां करने की कोशिश करते हैं। अस्साबिरीन होते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं मुश्किलात पे, क्योंकि एक मोमिन का ये दुनिया इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है। यहाँ दोनों चीज़ों का इम्तिहान होता है, या तो सब्र का या शुक्र का।
और अल्लाह ताला की राह में जो है वो जंग करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम ये वाली अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करें ताकि अल्लाह भी हमसे जो है वो मोहब्बत करे। और हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए दुआ भी मांगनी चाहिए, जैसे कि सजदे के अंदर या तशहुद के बाद जब हम बैठते हैं तो उसके अंदर हम ये वाली दुआ कसरत से मांगे। ये मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, व हुब्ब मन युहिब्बुक, और उन लोगों की मोहब्बत अता कर जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं, वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और मुझे ऐसे आमाल की मोहब्बत अता फरमा जो कि मुझे आपकी मोहब्बत के काबिल बना दे, यानी ऐसे आमाल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, मुझे ऐसे अमल करने की तौफीक दे दे जिससे मैं इस काबिल हो जाऊँ कि आपकी मोहब्बत मुझे मिल सके। तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कसरत से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जन्नत और दोज़ख दोनों ही गुनाहगारों के लिए बनी है। फ़र्क क्या है, जन्नत में वो गुनाहगार जाएंगे जिन्होंने गुनाह करने के बाद तौबा कर ली, और जहन्नुम में वो गुनाहगार जाएंगे जिन्होंने गुनाह करने के बाद जो है वो तौबा नहीं की। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री को कि ये जो अप्रोच है ये किसने डेवलप की। तो सिग्ने बर्नस्ट्रॉम एक फ़ीमेल लेडी थी, उन्होंने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट थी स्वीडन में, उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया और सबसे पहले उन्होंने इस अप्रोच को प्रैक्टिस किया हेमीप्लेजिक्स के ऊपर, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो। जैसे कि PNF था वो सबसे पहले पोलियो पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ था, बोबात था वो सबसे पहले सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स पे हुआ था। इसी तरीके से जो ये हमारे पास ये वाली अप्रोच है ये हेमीप्लेजिक पेशेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई की गई थी। तो इनका कहना ये था इन लेडी का कि जब भी कोई हमें मोटर रिकवरी चाहिए होती है तो सबसे पहले हमें इनिशिएट करना पड़ता है एबनॉर्मल चीज़ों से, यानी कि जब एक पेशेंट है उसको ब्रेन की कोई इंजरी हो गई है, अब क्या होगा, उस इंजरी के फ़ौरन बाद कुछ एबनॉर्मल पैटर्न्स डेवलप होंगे पेशेंट के अंदर। उन एबनॉर्मल चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उन चीज़ों को पर्पसफुल बनाएंगे और अपनी जो मूवमेंट पैटर्न हमें चाहिए होगा वो उनसे जो है वो हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो है वो हम जब CNS जो है वो डैमेज होता है तो फिर क्या होता है, रिवर्स पैटर्न पे एवोल्यूशन होती है, यानी कि इंसान फिर वापस जब चीज़ें सीख रहा होता है तो वो रिवर्स पैटर्न पे सीखता है। जब भूल जाता है तो उसको वापस उन स्टेप्स पे पीछे जाना पड़ता है जिन स्टेप्स को क्रॉस करके वो फाइलोजेनेटिकली आगे आया था। यानी कि फाइलोजेनेटिकली का मतलब ये है कि बचपन में उसने जो सारे स्टेप्स पास किए थे, अब किसी इंसान को चलना है, बच्चे को चलना है, तो वो उसने जो सारे स्टेप्स बचपन में पास किए थे चलने से पहले, वही स्टेप्स वापस उसको जो है वो चल के आना पड़ेगा ताकि वो जो है वो अपना मूवमेंट कर सके। तो इस अप्रोच में 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। पहली हमारे पास हिरार्कियल थ्योरी। हिरार्कियल थ्योरी क्या कहती थी कि हमारा जो हायर सेंटर्स हैं जैसे कॉर्टेक्स, उसका लोअर सेंटर्स पे क्या होता है, कंट्रोल होता है नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर। लेकिन जब किसी पेशेंट को कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है, कोई हायर सेंटर उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज की वजह से वो नीचे वाली चीज़ों को, अपने नीचे वाले पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हायर सेंटर का जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है लोअर सेंटर्स पे। तो ये कहती है हिरार्कियल थ्योरी। इसी थ्योरी को हम जो है वो यूज़ करेंगे बर्नस्ट्रॉम अप्रोच के अंदर, कि हम क्या करेंगे कि हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ऊपर से नीचे का कंट्रोल लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को ऐसी चीज़ें कराएंगे ताकि उसका ब्रेन स्टेम पर स्पाइनल कॉर्ड की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आ जाए। जब इस पे कंट्रोल आ जाएगा फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कि हम वो वाली चीज़ें उसको कराएंगे कि मिड ब्रेन उसका एक्टिवेट हो और उस पर उसका कंट्रोल आ जाए। जब मिड ब्रेन का कंट्रोल आ जाएगा इसका मतलब है कि अब ऊपर कॉर्टेक्स हायर लेवल जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, अब हम उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के अंदर इस थ्योरी को हम यूज़ करेंगे। सेकेंड थ्योरी है रिफ्लेक्स कंट्रोल थ्योरी। रिफ्लेक्स कंट्रोल थ्योरी क्या कहती थी कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मोटर कंट्रोल का हेमीप्लेजिक्स के अंदर। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ये हमारे पास 3 स्टेप बिल्डिंग है, तो सबसे नीचे क्या आएगा, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, रिफ्लेक्सेस। यानी कि जो रिफ्लेक्सेस हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का बेस होते हैं कि उनके ज़रिए से हम ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के अंदर एफरेंट सेंसरी इनपुट्स देंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है कि हम इसको एक रिफ्लेक्स दे रहे हैं, तो इस रिफ्लेक्स को देने की वजह से, कोई भी इनपुट देने की वजह से ब्रेन तक वो इनपुट जाएगी और ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो जब ये जो है वो एफरेंट सेंसरी इनपुट्स जाएंगी तो इसके ज़रिए से वापस भी हमारे पास कुछ मोटर आउटपुट जो है वो इनिशिएट हो सकेगी। तो वो यही कहती है रिफ्लेक्स कंट्रोल थ्योरी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, रिफ्लेक्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और उनके ज़रिए से हम फिर अपर मोटर कंट्रोल हासिल करते हैं। इस अप्रोच की कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि उन्होंने दी थी अपनी अप्रोच को एक्सप्लेन करते हुए, बेसिक एजम्पशंस। तो उसमें वो बताती हैं कि इन नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट, जब एक मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है आफ्टर स्ट्रोक या आफ्टर कोई भी ब्रेन इंजरी के, तो हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे पर्पसफुल मूवमेंट के लिए। यानी कि जो रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल आ रहे थे पेशेंट में, जो कि हमारे कोई भी फ़ायदेमंद नहीं होते, उन रिफ्लेक्सेस को हम यूज़ करके अपने लिए पर्पसफुल मूवमेंट बनाएंगे। यानी हम रिफ्लेक्सेस को ऐसे यूज़ करेंगे कि वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए काम कर सके। उन रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन को फैसिलिटेट करेंगे और पर्पसफुल मूवमेंट हासिल करेंगे। फिर हम इसमें क्या करते हैं, पहली तो चीज़ होगी रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम जो है वो पेशेंट को प्रोप्रियोसेप्टिव और एक्सटीरियोसेप्टिव स्टिमुलस देंगे। सेंसरी स्टिमुलस जो होते हैं हमारे पास, तो हम उसको स्टिमुलस देंगे। सेंसरी स्टिमुलस क्या करते हैं, ब्रेन को जाके एक्टिवेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो हम ये इन स्टिमुलस के थ्रू ब्रेन को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव और एक्सटीरियोसेप्टिव स्टिमुलस यूज़ होंगे एसोसिएटेड रिएक्शंस में। इन एसोसिएटेड रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसका रोल है। फिर थर्ड चीज़ ये है कि हम क्या करेंगे कि हम लिम्ब साइनर्जीज़ डेवलप करेंगे। यानी कि जो लिम्ब साइनर्जीज़ होती हैं वो स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होती हैं, ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि वैसे तो हमारे लिए इनवॉलेंट्री और क्या होती हैं, यूज़लेस होती हैं। यानी कि अगर आप देखें स्ट्रोक पेशेंट के अंदर कि उसका लिम्ब साइनर्जी बन गई है, फ्लेक्शन लिम्ब साइनर्जी अपर लिम्ब में कॉमन होती है, तो फ्लेक्शन साइनर्जी अगर किसी पेशेंट की बन चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं उसका मसल्स, तो वो क्या है, वो बेकार है हमारे लिए। लेकिन अभी शुरू का पेशेंट है जिसमें नहीं बनी कोई भी लिम्ब साइनर्जी, तो हम क्या करेंगे, हम उस लिम्ब साइनर्जी को ऐसे डेवलप कराएंगे कि जितनी हमें चाहिए लिम्ब साइनर्जी उतनी ही बनेगी। और लिम्ब साइनर्जी बनाने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट का टोन अच्छी होगी, जो पेशेंट का फ्लेसिड मसल्स थे उन मसल्स को फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल आ सके। तो हम ऐसे लिम्ब साइनर्जीज़ को अपने अप्रोच के अंदर यूज़ करेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएं। और फिर रेपिटेशन करेंगे। अगर हमने मूवमेंट कोई अच्छी सीख ली, पेशेंट के अंदर आ गई, तो उसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि वो हम पेशेंट याद कर सके। और फिर हम उन मूवमेंट्स को जो कि सीखी होंगी वो हम क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे ताकि वो सिमिलर हो जाएं पेशेंट के एडीएल्स के मुताबिक, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के मुताबिक पेशेंट्स को करेंगे। यानी कि पहले हमने क्या किया, रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे ताकि हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल आ सके। वॉलेंट्री कंट्रोल आ गया, फिर वॉलेंट्री कंट्रोल को हम जो है वो एडीएल्स के मुताबिक या फंक्शनल मूवमेंट्स के मुताबिक करेंगे। अब पहली चीज़ है इस अप्रोच के अंदर बेसिक लिम्ब साइनर्जीज़। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर जब हम अपनी कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करी, तो फ्लेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए और भी चीज़ें जो है वो मदद कर रही होती हैं। या अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रिप कर रहे हैं, तो ग्रिप करते हुए हमारे कुछ साइनर्जिस्ट मसल होते हैं जो हमारी ग्रिपिंग को क्या कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और हमारी जो एनर्जी होती है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो साइनर्जिस्ट मूवमेंट्स होती हैं हमारे फ्लेक्शन या ग्रिपिंग करते हुए जो मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ताकि हमारी पर्पसफुल मूवमेंट और मैक्सिमम प्रिसीजन के साथ मिनिमम एनर्जी लगे, तो वो नॉर्मल पैटर्न होता है कि साइनर्जिस्ट काम कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिक लिम्ब साइनर्जी जब बन जाती है किसी भी पेशेंट के अंदर कि जो लिम्ब है वो बिल्कुल स्टिफ हो गया एक पैटर्न के अंदर, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उन कम्बिनेशंस ऑफ मसल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे अपने अप्रोच के अंदर और इस चीज़ को यूज़फुल बनाएंगे। तो बेसिक लिम्ब साइनर्जी क्या है, एक प्रिमिटिव ऑटोमेटिक एंड रिफ्लेक्सिव जो है वो बिहेवियर है। यानी कि स्ट्रोक
पेशेंट के अंदर क्या होता है, लिम्ब साइनर्जी ऑटोमेटिकली बन जाती है रिफ्लेक्सिव तरीके से, यानी एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स बाकी रह जाता है इंसान के अंदर कि ये चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल फ्रॉम हायर सेंटर्स। जैसे कि हायर सेंटर्स का कंट्रोल क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो इनहिबिटरी कंट्रोल लॉस हो गया तो वो इनहिबिट नहीं कर पा रहा होगा टोन को, और टोन क्या होती जा रही होगी, स्पेस्टिक होती चली जाएगी क्योंकि इनहिबिटरी कंट्रोल नहीं है अपर सेंटर्स का, रूब्रोस्पाइनल एंड वेस्टिब्युलर स्पाइनल का। तो इस वजह से बेसिक लिम्ब साइनर्जीज बन जाती हैं। बेसिक लिम्ब साइनर्जीज को हम डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह की हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, बेसिक लिम्ब मूवमेंट्स होती हैं। तो ये हमारे पास अपर लिम्ब में दो बनती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न, और लोअर लिम्ब में भी दो हैं, फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न एंड एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न। तो अगर हम पहले पैटर्न को डिस्कस करें, फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न अपर लिम्ब में, तो क्या होता है इसमें जो स्कैपुला होता है वो रिट्रैक्शन और एलिवेशन में चला जाता है। जो शोल्डर होता है हमारा वो अबडक्टेड हो जाता है और एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है। जो एल्बो होती है वो क्या हो जाती है, फ्लेक्शन में चली जाती है, फ्लेक्स्ड हो जाती है। आर्म सुपिनेशन में चला जाता है, और जो रिस्ट और फिंगर्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, फ्लेक्स्ड हो जाती हैं। तो ये टिपिकल फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न है जो कि स्ट्रोक पेशेंट के अंदर बन जाता है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको अपनी अप्रोच के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं जो डेवलप हो सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर या ब्रेन इंजरी के पेशेंट के अंदर। तो पहला हो गया फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न। दूसरा हमारे पास है ये एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न। इसमें क्या होगा, जो स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्ट और डिप्रेस हो जाएगा। जो शोल्डर है हमारा उसमें क्या होगी, अडक्ट हो जाएगा बॉडी के करीब, अडक्शन और इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। एल्बो के अंदर एक्सटेंशन होगी, सीधी हो जाएगी एल्बो। फोर आर्म प्रोनेटेड हो जाएगा, और जो रिस्ट एंड फिंगर्स हैं वो या तो न्यूट्रल में होंगी या थोड़ी बहुत फ्लेक्शन में चली जाएंगी। अब लोअर लिम्ब का जो फ्लेक्सर पैटर्न है उसमें क्या होता है कि हमारा जो हिप होता है वो फ्लेक्शन में चला जाता है, हिप फ्लेक्स्ड हो जाता है, अबडक्टेड हो जाता है और एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है। एक्सटर्नली रोटेट का क्या मतलब है कि अंदर, इंटरनली अंदर आ जाएगा, क्योंकि अपर लिम्ब में ये ऑपोजिट हो जाता है। तो हमारा फ्लेक्शन, अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा। नी के ऊपर क्या होगा, फ्लेक्शन होगी। एंकल के ऊपर क्या होगी, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। और टोस क्या होंगे, एक्सटेंडेड होंगे, सीधे होंगे। और एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न में क्या होगा कि हमारा हिप जो है वो एक्सटेंशन में चला जाएगा, सीधा हो जाएगा। एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी नी के ऊपर। एंकल के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन हो जाएगी, नीचे को पाँव हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्स्ड। और टोस क्या हो जाएंगे, या तो न्यूट्रल रहेंगे या फ्लेक्स्ड हो जाएंगे। तो ये हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न देख लिया अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। अब एक डिफरेंट तरह का पैटर्न होता है जो डेवलप हो सकता है, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड साइनर्जी पैटर्न। इसमें क्या होगा कि कुछ फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न के कंपोनेंट्स आ जाएंगे और कुछ एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यानी कि ये क्या है, दोनों का मिला जुला मिक्स्ड जो है वो स्टेज है, जो कि कॉमनली ऑब्जर्व होता है जब जो है वो पेशेंट मिडिल स्टेज पे होते हैं रिकवरी होते हुए। तो इसमें क्या होगा कि अपर लिम्ब में क्या होगा, फ्लेक्सर डोमिनेंट हो जाएगा, फ्लेक्सर का जो पैटर्न होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। और जो लोअर लिम्ब है उसमें क्या होगा, उसमें भी ऐसी होगा, कुछ फ्लेक्शन और कुछ एक्सटेंशन। इसको हम इससे समझते हैं। अपर लिम्ब में क्या होगा, शोल्डर पे फ्लेक्शन हो रही है जैसे कि फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न में होता था। एल्बो में भी क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है जैसे कि फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न में होता था। फोर आर्म में प्रोनेशन हो रही है जो कि एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न में होता है। और रिस्ट पे फ्लेक्शन जो कि फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न में होता है। तो अपर लिम्ब में क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो गया, कुछ फ्लेक्सर की चीज़ें आ गई हैं फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न की, और कुछ एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न की। लोअर लिम्ब में भी यही होगा, कुछ फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न की चीज़ें आ जाएंगी जैसे फ्लेक्शन हो गई है हिप पे, और बाकी चीज़ें एक्सटेंशन साइनर्जी पैटर्न की आ जाएंगी कि एक्सटेंशन हो गई है नी पे, और जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन हो गई। तो ये क्या होगा कि मिक्स्ड पैटर्न होता है। ये हमने देख लिया साइनर्जी पैटर्न्स। अब हम सेकंड चीज़ पे मूव करें जो कि टोनिक रिफ्लेक्सेस।
रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जो कि पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती हैं आफ्टर किसी भी ब्रेन इंजरी के। नॉर्मली ये पेशेंट में नहीं हो, नॉर्मली इंसान के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। जब वो बचपन से बड़ा हो जाता है तो ये सारे जो बचपन के प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि किसी इंसान की ब्रेन इंजरी हुई है तो उस ब्रेन इंजरी के फ़ौरन बाद ये चीज़ें पेशेंट के अंदर रिफ्लेक्सेस ये वाले इनवॉलेंट्री आ जाते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे रिहैब के अंदर। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो कि पेशेंट के अंदर आ जाते हैं। पहला है सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि पहले हम बच्चों के लिहाज से बात करते हैं कि बच्चों में क्या होता है, 4 to 6 मंथ्स में बच्चा जिस तरफ अपना जो है वो हेड मूव करेगा उसी तरफ का आर्म क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सटेंशन में चला जाएगा। और जिस तरफ जो है वो बच्चा क्या करेगा, मूव नहीं कर रहा, उस तरफ का हाथ क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन में चला जाएगा। तो ये हमारा एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स है। पहले हम इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं, एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स को। ये एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, जिस तरफ हेड इसने बच्चे ने टर्न किया है उस तरफ का जो आर्म है वो एक्सटेंशन में चला जाएगा और उस तरफ की लेग भी एक्सटेंशन में चली जाएगी। इस तरफ हेड किया है तो इस तरफ की बॉडी एक्सटेंशन में चली जाएगी और जो ऑपोजिट बॉडी होगी वो दोनों अपर लिम्ब भी और लोअर लिम्ब भी क्या हो गया, फ्लेक्स हो गया। तो ये हमारा एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है कि हेड टर्न करने की वजह से क्या बच्चे के अंदर चीज़ें आ रही हैं। ये नॉर्मली जो है वो फिर चला जाता है, बाद में रिमूव हो जाता है रिफ्लेक्स। सेकंड रिफ्लेक्स जो हम देख रहे हैं वो है सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स, जिसकी पिक्चर यहाँ पे है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अपनी नेक को एक्सटेंड करता है, यानी कि ये नेक क्या है, एक्सटेंडेड है, तो नेक की एक्सटेंशन की वजह से आर्म्स एक्सटेंड हो जाते हैं और जो लोअर लिम्ब है वो फ्लेक्स्ड हो जाता है। और इसके ऑपोजिट अगर बच्चा जब अपनी नेक को फ्लेक्स करता है तो अपर लिम्ब फ्लेक्स हो जाता है और लोअर लिम्ब एक्सटेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ये भी बच्चे के अंदर होता है 4 to 6 मंथ्स में और फिर 11 to 12 मंथ्स में ये ख़त्म हो जाता है। तीसरा है हमारे पास टोनिक लेब्रेंटाइन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये वाला जो रिफ्लेक्स है, जब बच्चा जो है वो प्रोन लाइन में होगा, प्रोन पोजीशन यानी कि उल्टा होगा, तो फ्लेक्शन डोमिनेंस हो जाएगी, जो उसके फ्लेक्सर्स मसल्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंटली वर्क कर रहे होंगे। और जब बच्चा सुपाइन होगा यानी सीधा है तो उसके एक्सटेंसर डोमिनेंस हो जाएगी, एक्सटेंसर मसल्स जो है वो डोमिनेंट हो जाएंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे। फिर क्या है, टोनिक लंबर रिफ्लेक्स। टोनिक लंबर रिफ्लेक्स क्या है कि जिस तरफ बच्चा टर्न करेगा अपने ट्रंक को, यानी जिस तरफ बच्चा करवट लेगा तो उस तरफ के जो हमारे पास आर्म्स हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगे और उस तरफ की जो हमारे पास वो है, क्या नाम है, लेग है, वो एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे कि हमें इधर नज़र आ रहा है कि जब बच्चे ने टर्न किया तो अपर लिम्ब क्या हो गया है, अपर लिम्ब एंड यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है कि जब ट्रंक जो है वो राइट की तरफ रोटेट किया है तो राइट आर्म फ्लेक्स हो जाएगा और राइट लेग एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ इस तरफ राइट की तरफ जब बच्चे ने टर्न किया है तो राइट आर्म फ्लेक्स हो गया है और राइट लेग एक्सटेंड हो गई है, यानी दोनों चीज़ें ऑपोजिट है, एक फ्लेक्स हो रहा है और दूसरा एक्सटेंड हो रहा है। इसी तरह जब उस तरफ कन्वर्ट करेगा तो उस तरफ का हाथ फ्लेक्स हो जाएगा और उस तरफ की टांग एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बच्चों के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसका हमारे लिए क्या काम है कि जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आया है जिसका ब्रेन में कोई मसला है, तो ब्रेन में मसला होने की वजह से उसके अंदर ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, हम ये वाली चीज़ें, ये वाली मूवमेंट्स पेशेंट के अंदर कराएंगे ताकि उस पेशेंट का जो है वो कंट्रोल, मसल्स की पावर अच्छी हो। फ्लैसिड अगर मसल्स हैं तो थोड़े वॉलेंट्री कंट्रोल आना शुरू हो, थोड़े मसल्स क्या हो, फ्लैसिड से थोड़े स्पेस्टिसिटी की तरफ जाएं ताकि हम मूवमेंट करा सकें। अगर बिल्कुल ही मसल्स फ्लैसिड हैं तो कोई मूवमेंट भी नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मसल्स का कंट्रोल आने लग गया है तो फिर मूवमेंट्स हम जो है वो करा सकते हैं। तो हम रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके पेशेंट के अंदर थोड़ा सा वॉलेंट्री कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड चीज़ हो गई रिफ्लेक्सेस। थर्ड चीज़ है एसोसिएटेड रिएक्शंस। एसोसिएटेड रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट के अंदर आ रहे होते हैं
जब हम कोई भी एक पार्ट बॉडी का यूज़ करते हैं तो दूसरे पार्ट के ऊपर बॉडी के हमारे पास इनवॉलेंट्री कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, उनको हम देखते हैं। और ये एसोसिएटेड रिएक्शंस कब आएंगे? जब पेशेंट के अंदर थोड़ी बहुत स्पेसिफिसिटी मौजूद होगी। अगर बिल्कुल पेशेंट फ्लैसिड है तब ये वाले रिस्पॉन्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी आ गई है, मिनिमल मसल टोन है, तब ये चीज़ें एसोसिएटेड रिएक्शंस आएंगी। अब इस एसोसिएटेड रिएक्शंस की कुछ ये एग्जांपल्स हैं। पहला है हमारे पास होमोलेटरल लिम्ब साइन काइनेसिया, साइन काइनेसिस। इसमें क्या है हमारे पास, हम पेशेंट का जो अपर लिम्ब है उसको फ्लेक्स कर रहे हैं। जब हम अपर लिम्ब को फ्लेक्स कर रहे होंगे तो इनवॉलेंट्री पेशेंट का लोअर लिम्ब भी फ्लेक्स हो रहा होगा। तो ये नॉर्मली नहीं होते। अगर हम अपना हाथ फ्लेक्स कर रहे हैं तो हमारा टांग फ्लेक्स नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उन पेशेंट के अंदर ब्रेन की इंजरी हुई है तो उनके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि हाथ फ्लेक्स करने की वजह से लिम्ब जो उसी हमने राइट साइड का अगर हैंड फ्लेक्स किया है तो राइट साइड की ही जो है वो लेग फ्लेक्स होने लग जाएगी। तो ये है होमोलेटरल, यानी सेम जो हमारी बॉडी है उसी का जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अब एक है रेमिस्टीज फिनोमेना। रेमिस्टीज फिनोमेना क्या होता है कि हमने पेशेंट से कहा, हमने पेशेंट का एक पाँव जो है वो ग्रिप कर लिया। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये वाली जो बॉडी है पेशेंट की लेफ़्ट साइड की जो बॉडी है वो क्या है, पैरालिसिस में है, यानी कि लेफ़्ट साइड की बॉडी मूव नहीं कर रही। हम पेशेंट को कह रहे हैं ये वाला आप पाँव उठा के अंदर रखें, वो नहीं रख पा रहा। अब हमने क्या किया, जो उसकी बॉडी ठीक थी उस पाँव को हमने ग्रिप कर लिया और हम पेशेंट से कहेंगे कि आप अपना ये वाला जो पाँव है, ये क्या है, अबडक्शन में हम थोड़ा सा लेके गए हैं ना, हम पेशेंट को कहेंगे आप कोशिश करें कि ये वाला पाँव आपका जो है वो अडक्शन में यानी बीच में जो है वो मूव करके चला जाए। अब हमने उसको क्योंकि ग्रिप किया हुआ है तो वो अपनी जब पूरी फोर्स लगा रहा होगा तो ये वाला तो पाँव बीच में नहीं आएगा क्योंकि हमने पकड़ा हुआ है। जो दूसरा पाँव है वो आहिस्ता 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 मूव करके बीच में आ जाएगा। तो हम उसको इस पार्ट पे जो कराना चाह रहे हैं वो उस पार्ट के ऊपर जो है वो हो जाएगी। तो अब नॉर्मली तो पेशेंट नहीं मूव कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये मूव करके इनवॉलेंट्री आ गया। तो इसकी वजह से टोन पेशेंट की क्या होगी, बेहतर होगी, जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब हो गई। तो या इसका वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। पेशेंट का टांग अंदर रखा हुआ है और अब हम कहें पेशेंट से कि आप इस टांग को बाहर निकालने की कोशिश करें, यानी कि जो है वो अबडक्शन में लेके जाने की कोशिश करें। तो हमने क्योंकि पकड़ा हुआ है तो ये तो अबडक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन जो उसका दूसरा पाँव है वो बीच में से अबडक्शन की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो हमने जो रेजिस्टेंस देने की वजह से एक पाँव पे कराना चाह रहे हैं वही दूसरे पाँव के ऊपर जो है वो हो जाएगी। तो ये जो हम रेजिस्टेंस हमने दी है, ये हमने पेशेंट को प्रोप्रियोसेप्टिव जो है वो स्टिमुलस दिया है जो कि उसके ब्रेन के अंदर जाएगा। तो हम क्या करें, ब्रेन को एक्टिवेट कराने की कोशिश करें ताकि उसका मसल्स पे कंट्रोल आए। ये कुछ और एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं। ये है सॉकीज फिनोमेना। सॉकीज फिनोमेना क्या कहता है कि पेशेंट का जो है वो पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, बिल्कुल या बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, यानी कि उसके पाँव बिल्कुल एक्सटेंडेड हैं और हाथ भी उसके क्या है, हाथ भी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेचर के ऊपर, जैसे इंसान सीधा सुपाइन लेटा हुआ होता है तो वो लेटा हुआ है। अब हम उससे कह रहे हैं कि आप अपना जो लोअर लेग है उसको फ्लेक्स करने की कोशिश करें, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसको क्या करें, थोड़ा सा हेल्प करके उसकी जो लोअर लिम्ब है उसको फ्लेक्स करके उसकी बॉडी के करीब ले आए तो अब वो कर लेगा। यानी कि बॉडी से दूर होने की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको फैसिलिटेट हमने जब किया, क्लोज टू द बॉडी लेके आए हम उसके लिम्ब को, तो वो अब थोड़ी बहुत मूवमेंट कर पा रहा था। तो इसको कहते हैं सॉकीज फिनोमेना, कि वैसे तो वो नहीं कर पा रहा था लेकिन फिर उसने कर लिया। अब ये आर्म्स के ऊपर भी इस तरह से जो है वो यूज़ होता है कि हम क्या करेंगे, आर्म की एलिवेशन करेंगे, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड आर्म। जो अफेक्टेड आर्म है उसको हम ऐसे उठाएंगे तो इस एलिवेशन की वजह से क्या होगा, फैसिलिटेट होगा इसकी मूवमेंट को अबव द हॉरिजॉन्टली। जब हम इसको लाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो आर्म फिंगर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अबडक्ट हो जाएंगे। वैसे तो वो नहीं कर पा रहा था मूवमेंट, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया, ऐसी पोजीशन के अंदर लेके आया कि आर्म को एलिवेट किया, तो फिर उसने क्या किया, फिंगर्स की एक्सटेंशन कर ली, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन हो गई। कुछ और भी एसोसिएटेड रिस्पॉन्सेज हैं कि जिनकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स होते हैं उनमें कंट्रोल आता है। जैसे कि हमारे पास है यॉनिंग रिफ्लेक्स। जब पेशेंट यॉन कर रहा होता है तो उसका पूरा जो पैटर्न है, एक तरफ का साइनर्जी पैटर्न, वो क्या हो रहा होगा, वो
ये हो मतलब कि इनिशिएट हो रहा होगा, उसमें ऐसी फैसिलिटेशन हो रही होगी कि वही साइनर्जी पैटर्न उसका मज़ीद डेवलप हो रहा होगा। तो कफिंग स्नीजिंग की वजह से उसका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। और इंट्रिंसिक ग्रास रिफ्लेक्स क्या होता है पेशेंट के अंदर कि हमारे अगर हमने हाथ में कोई चीज़ ग्रिप की हुई है तो हम उसको ग्रिप करते हैं, उठाते हैं और फिर रख देते हैं। लेकिन स्ट्रोक पेशेंट में क्या होता है, जब उन्होंने एक चीज़ उठा ली, उनके हाथ के ऊपर जब एक कांटेक्ट का स्टिमुलस आया तो वो ऐसा उनका हाथ क्लोज हो जाता है कि फिर खुल ही नहीं पा रहा होता है। वो फिर अपने दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को खोल के उस चीज़ को वापस रखते हैं। तो उनका ये ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो हम इस रिफ्लेक्स को यूज़ करेंगे कि हम उसके हाथ के ऊपर जो है वो पेन वगैरह मूव करेंगे ताकि पाम उसका क्लोज करने की कोशिश करे, तो थोड़ी उसकी हाथ की मूवमेंट हो, थोड़ा जो है वो उसका टोन बेहतर हो। तो ये 3 चीज़ें हमने की। एक है बेसिक लिम्ब साइनर्जीज, दूसरा हमने की कुछ रिफ्लेक्सेस, तीसरा हमने की एसोसिएटेड रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं कि हम इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से रिकवरी के अंदर पेशेंट की लेके आएंगे। पेशेंट हमारे पास आया, एक सिनेरियो के ज़रिए हम इसको समझते हैं। पेशेंट हमारे पास आया जिसकी बॉडी क्या थी, स्टेज 1 पे थी, बिल्कुल फ्लैसिड थी, यानी कि उसके मसल्स बिल्कुल फ्लैसिड थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना रिफ्लेक्सिव मूवमेंट हो रही थी कोई, ना वॉलेंट्री मूवमेंट हो रही थी, बिल्कुल कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे ताकि उसके मसल्स एट्रोफी की तरफ ना जाएं, तो हम इसको पहले तो क्या करेंगे, उसको लोकल फैसिलिटेशन देंगे, यानी कि उसके मसल्स के ऊपर टैप 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 करेंगे, वाइब्रेशन उसको देंगे। तो सेंसरी स्टिमुलस देने की वजह से क्या होगा, उसका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। पहले हम ये लोकल फैसिलिटेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जब थोड़ा बहुत उसकी ब्रेन फैसिलिटेट हो जाएगा, उसके बाद हम रिफ्लेक्सेस को, जो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस थे जो कि हमने बात किए थे, ATNR, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स और सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, तो हम ये वाले रिफ्लेक्स उस पेशेंट के अंदर खुद डेवलप कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट के अंदर ये वाले रिफ्लेक्सेस आने लग जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं। तो अगर उस पेशेंट के अंदर नहीं आ रहे ये वाले रिफ्लेक्स, हम खुद डेवलप कराएंगे। क्यों खुद डेवलप कराने? ताकि उसकी टोन को थोड़ा बेहतर कर सके। बिल्कुल फ्लैसिड टोन है, उसके ऊपर तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसके टोन को फैसिलिटेट करें तो अब मूवमेंट के चांसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, हायर कंट्रोल हासिल करने के लिए, हायर कॉर्टेक्स का कंट्रोल हासिल करने के लिए, जो सबसे लोअर लेवल था, जो कि हम कहते थे, जो कि रिफ्लेक्स थ्योरी कहती थी कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है रिफ्लेक्सेस, तो उन रिफ्लेक्सेस को लाएंगे। तो हम उन रिफ्लेक्सेस को लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने ये किया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा स्टेज ऑफ रिकवरी में, कि थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने वो फैसिलिटेशन की थी और रिफ्लेक्सेस डेवलप करने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्पेस्टिसिटी बन जाएगी, अपेयर होगी। फिर हम क्या करेंगे, और मज़ीद उस स्पेस्टिसिटी को बढ़ाएंगे बेसिक लिम्ब साइनर्जीज और एसोसिएटेड रिएक्शंस को यूज़ करते हुए। बेसिक लिम्ब साइनर्जीज हमने बात की थी ना कि स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर ये वाली साइनर्जीज बन जाती हैं आगे जाके, अभी बनी नहीं है, लेकिन हम खुद से ये वाली जो है वो पैटर्न्स डेवलप कराएंगे, क्योंकि ये जल्दी बन जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यही वाली ऐसे ही मूवमेंट्स कराएंगे ताकि ये वाली पैटर्न, फ्लेक्सर साइनर्जी पैटर्न या एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाए। तो खुद से हम ये डेवलप कराएंगे और एसोसिएटेड रिएक्शंस करेंगे। एसोसिएटेड रिएक्शंस क्या होते हैं, कि जो कि हमने बात की थी, रेमेस्टीज फिनोमेना था, सॉकीज फिनोमेना था, और होमोलेटरल लिम्ब काइनेजिया वाला था, कि एक लिम्ब को मूव करें दूसरा भी लिम्ब मूव हो रहा है। तो ये कुछ जो है वो एसोसिएटेड रिएक्शंस पेशेंट के अंदर आ रहे होते हैं, तो उनको यूज़ करेंगे ताकि उसकी टोन बेहतर हो। तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बेसिक लिम्ब साइनर्जीज और एसोसिएटेड रिएक्शंस कराने की वजह से स्पेस्टिसिटी बिगिन होगी, यानी कि उसके मसल्स फ्लैसिड नहीं रहेंगे, अब थोड़ा सा मसल्स के अंदर स्पेस्टिसिटी कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। मिनिमल वॉलेंट्री मूवमेंट पेशेंट के अंदर डेवलप होगी। थर्ड स्टेज क्या है, इंक्रीज स्पेस्टिसिटी। जो स्पेस्टिसिटी थी वो अपनी पीक के ऊपर पहुंच गई है, पेशेंट जो है वो गेन करेगा वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर मूवमेंट साइनर्जीज। जो साइनर्जिस्ट पैटर्न वाली मूवमेंट थी उसकी, जैसे फ्लेक्शन है अपर आर्म की, एल्बो की, तो जो फ्लेक्शन साइनर्जी पैटर्न के अंदर वाली मूवमेंट थी, तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल आ जाएगा थोड़ा बहुत। सेमी वॉलेंट्री स्टेज होती है कि इसके अंदर पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि अपनी मूवमेंट को इनिशिएट कर सके, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो क्या होगा कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगी। पहले तो मसल्स बिल्कुल ही फ्लैसिड थे, लेकिन अब कुछ जो है वो
पैसिवली जब वो कराएगा थेरेपिस्ट तो उसके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। तो अब हमने क्या किया, अगर हम इस अप्रोच के मुताबिक दोबारा देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेज 1 के अंदर, रिकवरी स्टेज 1 के अंदर हमने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को यूज़ किया, जैसे ATNR वगैरह। उन रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके हमने ब्रेन स्टेम को और स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट किया। जब थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया स्टेज 1 के बाद, हमने स्टेज 2 में जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जैसे बेसिक लिम्स एनर्जीज़ हैं या एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं, उनको यूज़ किया। उनकी मदद से मिड ब्रेन पे हमारा कंट्रोल आ गया। अब जब स्टेज 1 स्टेज 2 में हमने ये अचीव कर लिया और स्टेज 3 में हमने उसकी जो लिम्ब की मूवमेंट थी वो करा ली, तो अब हम क्या करेंगे, हायर कॉर्टेक्स के ऊपर इसका कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि एसोसिएटेड रिएक्शंस थे या रिफ्लेक्सेस थे या बेसिक लिम्स एनर्जीज़ थे, वो हम स्टेज 3 तक यूज़ करेंगे। अब क्योंकि स्पेस्टिसिटी पीक पे पहुंच चुकी है, तो अब हम मज़ीद जो है वो ये नहीं करेंगे कि उसके पेशेंट के अंदर और स्पेस्टिसिटी डेवलप करे कि पेशेंट जो है अपनी वापस जो है वो स्पेस्टिसिटी को ख़त्म ही ना कर पाए। तो अब हम स्टेज 3 तक ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। स्टेज 3 के बाद हम ये वाली चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस पैटर्न को जो हमने डेवलप कराए थे उसको अब हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम जो है वो स्टेज 4 के अंदर क्या करेंगे, डिक्रीज्ड स्पेस्टिसिटी ऐसी मूवमेंट्स कराएंगे जो कि बेसिक लिम्स एनर्जी पैटर्न के आउटसाइड होंगी, यानी कि ऐसी मूवमेंट नहीं कराएंगे जो कि उसके एनर्जी पैटर्न्स को मज़ीद बढ़ाएं। ऐसी मूवमेंट्स कराएंगे हैंड वगैरह की जिससे उसका एनर्जी पैटर्न ब्रेक हो। और फिर क्या होगा, इसकी वजह से स्पेस्टिसिटी थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू होगी और पेशेंट का एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करने के काबिल हो जाएगा कि वो असिस्टेंस के साथ अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट कर सके। 5th में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की कम्बिनेशन होगी, यानी थोड़ी और डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स कर पाएगा और स्पेस्टिसिटी मज़ीद डिक्लाइन पे जाएगी। 6th स्टेज में क्या होगा, स्पेस्टिसिटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी और पेशेंट अब अपने इंडिविजुअल जॉइंट को मूव कर पाएगा वॉलेंट्री। पहले तो ये था ना कि पूरे हाथ को, पूरे जो हमारा पैटर्न था एनर्जी पैटर्न उसके अंदर मूव कर रहा था, लेकिन अब वो इंडिविजुअल जॉइंट को मूव कर सकेगा। और 7th स्टेज में क्या होगा कि पेशेंट नॉर्मल अपनी जो मोटर कंट्रोल था उसको रिस्टोर कर लेगा। अब ये तो था आइडियल 7 स्टेजेस, लेकिन पेशेंट के अंदर हो सकता है कि वो 3 स्टेज पे आके रुक जाए, 4 स्टेज पे आके रुक जाए और मज़ीद उसकी रिकवरी ना हो। या हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा जो है वो पेशेंट है, अभी अभी यंग पेशेंट है, तो इन सारे स्टेजेस से वो ना गुजरे, फर्स्ट सेकेंड स्टेज से डायरेक्ट वो 6-7 स्टेज पे आ जाए। फिर हम एक टेस्ट होते हैं स्पीड टेस्ट, जो कि हम इन रिकवरी स्टेजेस के दरमियान में यूज़ कर रहे होते हैं ताकि देखें कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर स्पेस्टिसिटी लेवल कितना है पेशेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को बिठा देंगे चेयर के ऊपर विदाउट आर्म रेस्ट, पेशेंट जो है वो सीधा बैठ जाएगा और 2 मूवमेंट्स करा के देखेंगे। एक पेशेंट से कहेंगे कि अपने जो है वो लैप से, यहाँ उसने अपने लैप के ऊपर हाथ रखा हुआ है, पेशेंट से कहेंगे अपने लैप से जो है वो क्या करे, इस तरह मूव करे, एल्बो की कंप्लीट एल्बो की फ्लेक्शन करे और अपनी चिन के ऊपर हाथ लगाए। लैप से चिन के ऊपर लेके जाएं, तो लैप से चिन में हम क्या देखेंगे कि उसकी एल्बो फ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। और दूसरी मूवमेंट क्या करेंगे, हम कहेंगे पेशेंट ने अपने जो है वो लैप के ऊपर हाथ रखा हुआ है, अब हम उससे कहेंगे कि आप एक लैप से दूसरे लैप के ऊपर अपना क्या करें, हाथ रखें। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि एल्बो एक्सटेंशन उसकी पूरी हो रही है कि नहीं। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम इसके अंदर चेक करते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिसिटी लेवल कितना है पेशेंट्स के अंदर। फिर हमारे पास इसमें आती है स्टेजेस ऑफ हैंड रिकवरी के वॉलेंट्री कंट्रोल आ गया, अब हमने स्मॉल मसल्स को यूज़ करते हुए उनको ट्रेन करना है। तो हैंड रिकवरी के अंदर डिफरेंट 7 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है कि हम हैंड्स में जब मूवमेंट नहीं हो पा रही तो कुछ रिफ्लेक्सेस देंगे, टेंडन्स टैपिंग वगैरह, टेंडन को टैप करेंगे ताकि थोड़ी सी ब्रेन के अंदर स्टिमुलेशन जाए, थोड़े मसल्स क्या हो, स्पेस्टिसिटी डेवलप हो, मसल्स में थोड़ा कंट्रोल बेहतर हो। फिर हम वॉलेंट्री क्या करेंगे, फिंगर्स की फ्लेक्शन कराएंगे ऑन प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस, यानी कि रेजिस्टेंस का या टैपिंग का स्टिमुलस देंगे ताकि वॉलेंट्री कंट्रोल मज़ीद बेहतर हो। फिर हम प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रैक्शन रिस्पॉन्स करा सकते हैं, ट्रैक्शन करें पेशेंट के अंदर। ये सारा हम क्या करें, ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि कंट्रोल बेहतर हो सके। फिर मूवमेंट्स का कंट्रोल आ जाएगा हैंड के ऊपर। जब थोड़ा कंट्रोल आएगा तो उसके बाद क्या होता है कि ग्रिपिंग, ग्रैप्स रिस्पॉन्स बेहतर करेंगे और फिर ट्रू ग्रैप्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इस तरीके से 7 स्टेजेस होते हैं जिन पे हम हैंड्स पे काम करते हैं। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट
प्रिंसिपल्स हैं इस अप्रोच के। पहला प्रिंसिपल क्या है, इस अप्रोच ने ये हमें बताया कि जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस हमने फॉलो किया वो ये फॉलो किया कि पहले हमने पेशेंट के अंदर रिफ्लेक्सेस डेवलप किए, रिफ्लेक्सेस की वजह से कंट्रोल आया पेशेंट की बॉडी के अंदर, कंट्रोल की वजह से हम फिर फंक्शनल मूवमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ऐसी मूवमेंट्स कराएंगे जो कि पेशेंट को डेली लिविंग में मदद करेंगे। सेकेंड चीज़ उसने बताई कि व्हेन नो मोशन एग्जिस्ट, पेशेंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो हम पेशेंट के अंदर मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं रिफ्लेक्सेस के थ्रू, ATNR वगैरह रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे, एसोसिएटेड रिफ्लेक्सेस को यूज़ करेंगे जब थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी होगी बॉडी के अंदर, जैसे कि होमोलेटरल लिम्ब काइनेसिया, सॉकीज फिनोमिना वगैरह। तो हम ये रिफ्लेक्सेस और एसोसिएटेड रिएक्शंस को हम यूज़ कर रहे होंगे ताकि वॉलेंट्री कंट्रोल आ सके। हम जब उसके अंदर रेजिस्टेंस दे रहे थे, हमने जो एसोसिएटेड रिएक्शन किया था इमिटेशन वाला, तो उसमें क्या था, प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलस हम पेशेंट को दे रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट परफॉर्म कर सके। तो हम फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं पेशेंट को। लेकिन फैसिलिटेशन जो हम दे रहे होते हैं, जब एक बार पेशेंट का कंट्रोल आ जाएगा तो हम फिर मज़ीद फैसिलिटेट नहीं करेंगे ताकि मज़ीद स्पेसिफिसिटी ना डेवलप हो। तो उनमें ये यही कह रहे हैं कि स्टेज 3 तक हम जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, एसोसिएटेड रिएक्शंस वगैरह। एंड हमारा फोकस क्या होगा कि हम वॉलेंट्री मूवमेंट ला सकें सिमिलर टू ADLs। करेक्ट मूवमेंट जब पेशेंट की आ जाएगी तो फिर हम उसी करेक्ट मूवमेंट को रिपीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस अप्रोच का एक ड्रॉबैक है वो ये कि पेशेंट के अंदर हम खुद स्पेसिफिसिटी डेवलप करा रहे हैं, तो हमने इसको ऐसी कंट्रोल मूवमेंट जो है वो कंट्रोल्ड इस अप्रोच को लेके जाना है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी ना डेवलप हो जाए कि हमें उसको ख़त्म करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। हमने वॉलेंट्री कंट्रोल तो लाया इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, लेकिन फिर उसको वापस ख़त्म भी करना है और उस कंट्रोल को, वॉलेंट्री कंट्रोल को मज़ीद बेहतर करके फंक्शनल मूवमेंट अचीव करनी है। इस अप्रोच के कुछ बेनिफिट्स हैं कि ये क्या कर रही है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर रही है, स्ट्रेच हो रहा होता है टाइट मसल्स का, मोटर कंट्रोल बेहतर हो रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट आ रही है, फिर प्रोसीड करेंगे फंक्शनल टास्क एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़, और जो है वो पोस्चर भी बेहतर होगा एंड इंडिपेंडेंट हो जाएगा पेशेंट। तो इसका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें यही चीज़ें तीनों यूज़ होती हैं कि पेशेंट के अंदर हम बेसिक लिम्स एनर्जीज डेवलप करेंगे, ऐसी मूवमेंट्स पेशेंट की कराएंगे जो कि टैपिंग वगैरह ऐसे मसल्स को करेंगे जो कि फ्लेक्शंस एनर्जी पैटर्न या एक्सटेंसर्स एनर्जी पैटर्न पेशेंट के अंदर बनाए। टोनिक रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डेवलप कराएंगे पेशेंट के अंदर, ATNR वगैरह, ताकि उसकी जो मसल्स हैं उनमें कंट्रोल आए, और एसोसिएटेड रिएक्शंस कराएंगे पेशेंट के अंदर। तो हम ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसकी रिहैब के अंदर। डेट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।